वेलकम बैक जी। वंस अगेन एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मुख्तलिफ हवालों से हम गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनन बड़ी तल्ख बातें भी होती हैं और आप मुझे माफ़ कीजिए, बहुत सारे लोग गुज़िश्ता रोज़ भी ये पैगाम भेजते रहे कि बड़ी तल्ख बातें आपने की हैं, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया के हवाले से तो हमेशा बात करते ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो कुछ हो रहा है उसको बड़े सख्त अल्फाज में आपने उसको तनकीद का निशाना बनाया है। मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ, हो सकता है कि कहीं कमी और कहीं ज़्यादती जो है वो हो जाती है, लेकिन ऐसा करना इस वक्त ज़रूरी है। सच्चाई से आगाह करना ज़रूरी है, और जब सच बोलना पड़ता है तो फिर बहुत सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता है। तो यकीनन, और ये सुनना भी आसान नहीं होता, ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये सुनना भी आसान नहीं होता। तनकीद इसलिए की जाती है ताकि इस्लाह हो सके, बेहतरी लाई जा सके। ये तनकीद बराए इस्लाह है, इस्लाह की गुंजाइश हमेशा से रहती है। बात मुख्तसर करूँगा, ये बड़ा अहम सेगमेंट है, इसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से, और उसमें भी सर फहरिस्त आपकी नफ्सियात है। इस सेगमेंट की इब्तिदा में ये जुमला ज़रूर दोहराता हूँ कि जब भी जिस्म के किसी भी हिस्से को कोई बीमारी लाहक होती है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू किया जाता है। ऐसा करना चाहिए। हमारे यहाँ तो खैर ये कल्चर भी नहीं है, ख़ुद से ही दवा ले ली जाती है। ये एक अलग मसला है, इसके ऊपर फिर कभी बात करूँगा। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो आप डॉक्टर से रुजू करते हैं, मगर जब भी नफ्सियात के हवाले से कोई मामला या मसला हो तो नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाना उसको मायूब समझा जाता है, और नतीजा ये निकलता है कि फिर वो बीमारी जो कि बहुत छोटी सी महज हो सकती है, जो किसी जहनी तनाव की, असाबी तनाव की वजह से हो सकती है और किसी वजह से हो सकती है, वो बढ़ते 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 बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है, और फिर नतीजा ये निकलता है कि फिर हम जो है वो ना चाहते हुए जब डॉक्टर से रुजू करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। इससे बेहतर ये है कि इन मामलात को समझ लिया जाए। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, या बीमारियां ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान के जहन के, इसकी सोच के साथ, उसकी नफ्सियात के साथ है, और हमें उसका इदराक नहीं होता क्योंकि हम लाइल्म हैं कि ये बीमारियाँ क्यों होती हैं और किस उम्र के लोगों को ये हो सकती हैं। तो ये पहले समझ लेते हैं, और फिर ये कि उसका इलाज कैसे होता है, और बिल्कुल मुमकिन है। और सारी जो नफ्सियात की बीमारियां हैं, ये आखिरी जुमला और इसमें इजाफ़ा कर दूं कि पागलपन नहीं होती, या हर नफ्सियात का मरीज़ जो है वो पागलपन का शिकार नहीं होता। तो ये सेगमेंट करने का मकसद ये है। तो हमारे मौजूद मेहमान डॉक्टर शफीक यासीन एक माहिर नफ्सियात हैं, एक बहुत ज़बरदस्त नफ्सियात के डॉक्टर भी हैं, और एक ऐसे शख्स भी हैं जो हालात को समझते भी हैं और उसके ऊपर बड़ा अच्छा तबसरा भी करते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं। और बड़ी अच्छी बात यह कि डॉक्टर साहब जो है वो नफ्सियात के हवाले से ना सिर्फ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी रहे बड़े तवील अरसे तक, और आज भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि अब तो कनेक्टिविटी का दौर है, और काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ पर ख़ुद मौजूद हैं, और एक मरकज़ भी चला रहे हैं यासीन नफ्सियाती अस्पताल के हवाले से, और साथ साथ लिख भी रहे हैं। यानी कि 2 किताबें भी आपकी जो वो आ चुकी हैं नफ्सियात के हवाले से, और तीसरी कब आ रही है मैं बार बार ये डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। तो डॉक्टर साहब को सबसे पहले वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और बहुत सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं। मैं बड़ा मुझे अच्छा महसूस होता है कि लोगों की न सिर्फ दिलचस्पी इसमें बढ़ती चली जा रही है, बल्कि अब शायद उनको ये बात समझ भी आना शुरू हो गई है। जैसे मैंने कहा कि नफ्सियात की हर बीमारी पागलपन नहीं है, और बहुत सारी बीमारियां जो बहुत छोटी होती हैं उनको बहुत जल्दी हल कर लिया जाता है, और अगर ना किया जाए तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार कर लेती है। एक और बड़ा मसला एक ये है, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, आज से कोई ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ, ये बड़े तवील अरसे से मैं देख रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मैंने 1-2 वीडियोस देखी, बड़ी पेनफुल थी, लेकिन मैं ये अब समझ में आती है कि ये वाक़तन नफ्सियात का मसला है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा केसेस सामने आते हैं, और इवेंचुअली ऐसा होता है कि जब सेपरेशन हो जाती है, घर टूट जाते हैं, उसके बाद फिर इदराक होता है कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हमारे साथ अगर कोई इस तरह का मसला आ रहा है, अगर हम वायलेंट हो रहे हैं, दोनों इधर मेल और फीमेल, तो हमें डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए? किसी एक को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, या फैमिली में से किसी और को इसकी कोशिश करनी चाहिए? आपके एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं, प्लीज़? बिल्कुल, थैंक यू। एक तो आपने कॉम्प्लीमेंट इतने अच्छे दिए प्रोग्राम के शुरू में ही। दूसरा, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात करते हैं नफ्सियात के हवाले से, आपने वैसे ही इंट्रोडक्शन में कह दिया कि नफ्सियाती बीमारी पागलपन नहीं है।
नफ्सियात का मतलब ही दिमाग है, और नफ्सियाती बीमारी का मतलब है दिमाग की बीमारी, और दिमाग की हज़ारों बीमारियाँ हैं, घबराहट है, बेचैनी है, मायूसी है। तो हर बीमारी पागलपन नहीं होती, और यही वजह है कि अगर अर्ली स्टेज पे दिखाया जाए तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस का ताल्लुक है, सेम अप्लाइज, क्योंकि होता ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाती। ये नहीं है कि पहले दिन कोई नफ्सियात का मसला है और उसने डोमेस्टिक वायलेंस में जो है ना वो एंगेज हो गया। कई दफ़ा 6-6, 8-8, 10-10 महीने या साल 2 साल पुराने मसले होते हैं, और फिर एंड रिज़ल्ट डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ होता है। और एग्रेशन शुरू इरिटेबिलिटी से होता है, चिड़चिड़ेपन से होता है, और फिर थोड़ा सा गुस्सा आना शुरू होता है, इंसान सप्रेस करता है, फिर उसको एक्सप्रेस करता है, और फिर फिज़िकल एग्रेशन की तरफ नेक्स्ट स्टेज आता है। यूजुअली जो मैं देखता हूँ साइकाइट्री में या नफ्सियात में जो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ नज़र आते हैं, उनका पहला तो ताल्लुक़ नफ्सियात की बीमारियों से ही है, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, बाइपोलर अफेक्टिव इलनेस हो सकती हैं, और मज़ीद नफ्सियाती बीमारी जिसमें गुस्सा आ सकता है। दूसरा सब्सटेंस अब्यूज़ या अल्कोहल अब्यूज़, नशे की प्रॉब्लम्स, शराब पीना और इस तरह के नशा इस्तेमाल करना जैसे चर्स है, और मज़ीद नशे, उसमें भी एग्रेशन और डोमेस्टिक वायलेंस का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में भी एग्रेशन और डोमेस्टिक वायलेंस का रिस्क हो सकता है, जैसे डिसोशल पर्सनालिटी, एंटी सोशल पर्सनालिटी, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटीज़ एंड सो ऑन। तो आई थिंक इन शॉर्ट, अगर एवेल्यूएशन के लिए आए पेशेंट, और या तो खुद या फैमिली लेकर आए उसको, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है एवेल्यूएट करना कि वजह क्या है गुस्से की, और आप अर्ली स्टेज में इसको डील कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ दवाइयाँ, साइकोथेरेपी इसको मैनेज कर सकती हैं, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत से रिश्ते टूटने से बच सकते हैं, बहुत से घर जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। अब ईद की बात है, ये दूसरा दिन था ईद का, मुझे कॉल आई कि एक इमरजेंसी है हॉस्पिटल में, आप प्लीज़ आए। मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को आइडिया हो कि क्या होता है। अच्छा, पेशेंट जो है वो उसको मैं पहले से जानता था, कम से कम 5-6 साल से मेरा पेशेंट रहा है वो। अच्छा, मैं गया तो मुझे हैरत हुई कि बड़ा काम और रिलैक्स था। अभी लास्ट मैंने उसको दिसंबर में ही देखा था, नवंबर दिसंबर में देखा था, और दवाइयों पे बिल्कुल ही स्टेबल था। तो मुझे हैरत हुई, उसके चेहरे पे ब्रूज थे, हाथ वाथ पे चोटें लगी हुई थी, पाँव पे चल नहीं सक रहा था वो। पता चला कि उसने माँ को बहुत बुरी तरह मारा, अपनी बाप पे हाथ उठाया, भाई ने फिर उसको पकड़ा और लोगों ने उसको काबू किया, और फिर इस गुस्से में कि उसने क्यों माँ पे हाथ उठाया, उसको मारा भी गया। उसको लेकर आई ईद के दूसरे दिन, तो बाप बेचारा रो रहा था बहुत कि क्या कर रहा है मेरा बेटा, देखें। तो मैंने यही पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, दवाइयाँ छोड़ दी थी किसने? कहने हाँ, वो नवंबर के बाद तो उसने दवाइयाँ खाई नहीं बिल्कुल। और फिर ये जो प्रॉब्लम था वो ये था कि वो समझता था कि फैमिली जो है, माँ बाप, उनके चेहरे तो वही हैं जो माँ बाप के हैं, लेकिन एक्चुअली मेरी माँ बाप नहीं है, ये बहरूपी हैं। और ये ख़ास बीमारी है साइकाट्री में, जिसे हम कैपग्रास सिंड्रोम कहते हैं। कैपग्रास सिंड्रोम, उसमें होता ही है कि फेस जो हैं वो अपनी फैमिली के होते हैं या दोस्तों के होते हैं, जानने वालों के होते हैं, लेकिन वो समझते हैं उसको रिप्लेस कर दिया गया है, ये असल में मेरे माँ बाप नहीं हैं, बहन भाई नहीं है, शक्लें वही हैं, लेकिन कुछ और लोग हैं जो वो बन के आ गए हैं। तो इसी वजह से उसको लगा कि ये मेरे दुश्मन हैं, मेरे ख़िलाफ़ हैं, ये कोई साजिश कर रहे हैं, और उसने गुस्से में आके हाथ उठा लिया, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो ज़ख्मी वो लाया गया ईद के दूसरे दिन, फिर उसको एडमिट किया गया। अभी भी एज वी स्पीक वो हॉस्पिटल में दाखिल है। अगर वो दवाइयाँ कंटिन्यू करता तो चांसेस बहुत कम थे या ना होने के बराबर कि वो बिगड़ता या उसकी तबीयत ख़राब होती। और ये रिपीटेडली देखा जाता है कि मैं 30 साल से ये साइकेट्री कर रहा हूँ, इन 30 सालों में बहुत पेशेंट देखे हैं मैंने। और मेन प्रॉब्लम एक तो ये रहा है यासर कि लोग लेके ही नहीं आते, पहली बात है, जो कि फिर रिज़ल्ट करता है डोमेस्टिक वायलेंस में, एग्रेशन में। बहुत ज़्यादा लोग कंट्रोल अपना लूज़ कर देते हैं, अपनी फैमिली से झगड़े करते हैं, गुस्सा करते हैं, कई दफ़ा हाथ उठाते हैं। और दूसरा ये कि अगर ठीक हो भी जाते हैं, अगर लाए भी जाएं, तो ये जब ठीक हो जाते हैं तो कहते हैं अब हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं, दवाइयाँ बंद कर दो। और फिर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कभी कभी कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, फिर वो
रिलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो उसी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं और फिर वही एग्रेशन शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, वही सारे सोचें आनी शुरू होती हैं, मनफी सोचें और नेगेटिव सोचें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखाया जाए और दवाइयाँ नहीं बंद की जाएँ, एटलीस्ट डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से चला जाए। दैट्स द बॉटम लाइन कि डॉक्टर हैज़ टू डिसाइड कि कब आपने इस दवा को रोकना है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, सिर्फ किसी भी बीमारी के हवाले से हो। जब हम बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर अक्सर केसेस में ये देखा गया है कि लोग खुद से ये फैसला कर लेते हैं कि जी अब दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, अब शायद बेहतर हो चुके हैं, तो नतीजा फिर इसका ये निकलता है। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही देखा गया है कि लोग खुद से फैसला कर लेते हैं, फिर 2-3 साल का गैप आ जाता है, उसके बाद जब वो दोबारा से बीमारी वापस आ जाती है। अच्छा, ये एक बड़ा एक परसेप्शन हमारे यहाँ है कि उम्मन ऐसा ही होता है कि जी दवाइयों पे रहते हैं तो ठीक है, वो डिपेंडेंसी हो जाती है तो वो कहते हैं कि जी ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपसे तो ज़्यादा ही क्वेश्चन होता होगा कि जी हमने ब्रेक ले लिया और ये वापस आ गया। अच्छा, फिर इन बिटवीन कोई कंसल्टेशन, कोई विज़िट वगैरह मेरे ख्याल में वो कल्चर में है ही नहीं, तो क्या इसका भी नुकसान होता है? बिल्कुल, मैं रिपीटेडली एक बात कहता हूँ पेशेंट्स को जो ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि नीड इज़ डिफरेंट टू एडिक्शन और डिपेंडेंसी। जी, एक तरफ है ज़रूरत और एक तरफ है एडिक्शन या डिपेंडेंसी। अब किसी बीमारी को ले लें जो कि क्रॉनिक बीमारी हैं, मेडिसिन की, डायबिटीज़ को ले लें, ब्लड प्रेशर को ले लें, थायराइड के प्रॉब्लम्स को ले लें, ये ऐसी बीमारियां हैं मेडिकल की जो कि अगर आपने दवाई बंद की तो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती, नहीं होगी, बिल्कुल। ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, कोलेस्ट्रॉल पे है, मतलब दवाइयों पे है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और इसी तरह थायराइड एबनॉर्मेलिटीज़ हैं और मैनी अदर्स। तो नफ्सियात में भी हर बीमारी मुख्तलिफ है। कुछ बीमारी ऐसी हैं जहाँ पर 6 महीने से साल या कभी 1.5 साल दवाई लेनी पड़ती हैं। आपने कोर्स पूरा किया, दवाई ग्रेजुअली कम की डॉक्टर की एडवाइस पे और बंद कर दी और फिर वो मर्ज़ वापस नहीं आता। कई मर्ज़ ऐसे हैं जो कि हमारे केमिकल से रिलेटेड है, दिमाग के, नॉरड्रेनालिन है, सेरोटोनिन है, डोपामीन है। अब होता यह है कि ये दवाई करती क्या है कि उन केमिकल्स को राइट बैलेंस पे लेके आती हैं। जब बैलेंस राइट होता है तो उनके सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं, उनकी मनफी सोचें पॉजिटिव में चेंज हो जाती हैं, उनकी घबराहट बेचैनी कम हो जाती है, नींद ठीक हो जाती है। ऑलराइट, एंड दवाई बंद हो जाए तो फिर ये सेरोटोनिन लेवल वापस आउट हो जाता है। इसके ऊपर और चाहूँगा कि डिस्कस करें। एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं ना तो गुफ्तगू को जारी रखते हैं। छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर साहब सॉरी, ब्रेक की वजह से जो है हमारी बात जो है वो अधूरी रह गई, बट ये कि डॉक्टर की एडवाइस जो है वो मैटर करती है और उसके अकॉर्डिंगली ही कोई आपने फैसला करना होता है। अच्छा, ये हमारे यहाँ एक तो प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर अगर आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश करें कि आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ा ट्रबल जो है वो बन जाएगा कि अब ये इनिशिएट कौन करेगा कि ये इनको, आदमी को, ये औरत जिसकी वजह से भी ये हो रहा है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। क्योंकि एट टाइम्स बहुत ज़्यादा जो है, अगर कोई हाइपर एग्रेशन का शिकार है, अगर आप उसके सामने कोई इस तरह की बात करेंगे तो वो जो है फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम रहती है। कुछ जगह बच्चों ने भी ये कंप्लेन की है कि हमारे यहाँ जब हम ये देखते हैं कन्फ्रंटेशन या क्वारल बाकायदा देखते हैं, इसको कैसे रोका जाए। बच्चों के बस में तो नहीं है कि वो आपको राब्ता करें, और कोई हमारे यहाँ तो वो भी कल्चर नहीं है कि आपने 911 कॉल की और आपके पास जो है फ़ौरन से जो है सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए। और फिर ख़ास तौर पर रिलेटिव्स हमारे यहाँ बिल्कुल इन तमाम मामलात से जो है बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी हमें इससे कोई वो नहीं है, ये एक फैमिली मैटर है और ये और वो। ऐसी सूरत में किया क्या जाए, चलें ये बताएंगे, जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आए कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, प्लीज़। देख, मुझे दुख होता है कि ख़ासतौर जब आपने बच्चों का जिक्र किया, तो जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जहाँ ये एग्रेशन होते हैं और बच्चे विटनेस कर रहे होते हैं, और ये नहीं कि एक दफ़ा विटनेस किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेडली विटनेस कर रहे होते हैं कि माँ बाप के झगड़े हो रहे हैं या बड़ों के झगड़े हो रहे हैं, और वो उस पर बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं इमोशनली भी, और उनके ख़ुद के नफ्सियात की हेल्थ के हवाले से
कि फ्यूचर में ये ट्रॉमा बन सकता है और ये जो है उनके अंदर भी एंजाइटी डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है बच्चों में। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको डील किया जाए। राइट। अच्छा, आपने सही कहा कि बच्चों की बात वो सुनेंगे नहीं। अच्छा, यूजली एक फैमिली मेम्बर इसमें इन्वॉल्व होता है जो कि नफ्सियात के प्रॉब्लम का शिकार होता है। एक और एग्जांपल है जो कि अभी सेकंड डे ऑफ ईद, मैंने असल में थर्ड डे ऑफ ईद ऑफ कॉफर, फर्स्ट डे वॉज द वाहिद डे कि मुझे कॉल नहीं आई, लेकिन सेकंड और थर्ड डे दोनों दिन मैंने हॉस्पिटल में गुजारे। तो उस दिन एक हस्बैंड आए थे और बता रहे थे कि तकरीबन आप 4-5 साल हो गए हैं, मेरी वाइफ जो है वो बहुत शक्की है, वहमी है, छोटी छोटी बातों पे वहम करती है, झगड़े करती है, बच्चे विटनेस करते हैं ये चीज़ें, और क्या किया जाए। वो ये मशवरा करने आए थे। वो समझती नहीं कि उसको नफ्सियात का मसला है और दवाइयाँ वो लेगी नहीं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक पेशेंट खुद एग्री ना करे और कंसेंट ना दे और दवाइयाँ ना लें या साइकाट्रिस्ट के पास ना आए, तो आप कैसे इलाज करेंगे। उसका एक और तरीका है, वो ये कि फैमिली अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, हस्बैंड हैं, मिल के 2-4 फैमिली के बड़े ये डिसाइड करते हैं कि हाँ एक मेंबर में प्रॉब्लम है जो कि ठीक नहीं है, तो फिर एस्कॉर्ट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि हम अरेंज करते हैं कि हॉस्पिटल से 2 से 3 स्टाफ जाएं गाड़ी में, इंजेक्टेबल मेडिकेशन यूज़ की जाए, पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आया जाए अगेंस्ट द विश। अगर फैमिली कंसेंट दे रही है कि पेशेंट का इलाज हो, तो 2-3 हफ्ते के इलाज से, कभी महीने के इलाज से पेशेंट बहुत बेहतर हो सकता है। फिर उसके अंदर वो इंसाइट आ जाती है कि हाँ मैं ठीक नहीं था, दवाइयों से मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे नींद बेहतर आ रही है, अब मैं शक्की नहीं हूँ या वहमी नहीं हूँ, मुझे लोग दुश्मन नहीं लग रहे हैं, गुस्सा कंट्रोल में है। तो फिर वो अच्छा जब फील करता है पेशेंट ना, तो फिर कहता है हाँ मुझे दवाई लेनी चाहिए, वो फिर एग्री भी करता है और फिर वो कंटिन्यू भी कर लेता है ट्रीटमेंट। तो कभी कभी अनफॉर्चुनेटली हमें अगेंस्ट द पेशेंट्स विल या कंसेंट उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए फैमिली का एग्री करना बड़ा ज़रूरी है। राइट। अच्छा, यहाँ पर जो सब्सटेंस अब्यूज़ वाले होते हैं, समवेयर डाउन द लाइन ऐसा होता है कि वो यूज़ करते रहे हों या कर रहे हों, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, ये भी मैं चाहता हूँ ज़रा बात कर ली जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ी वजह बन रहा है जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कंज्यूम कर रहे हैं ना आजकल, कोई निकोटीन पाउचेस की शक्ल में, कोई किसी शक्ल में, वो समझते हैं कि ये नहीं है उसका पार्ट। तो ये भी ज़रा कुछ इफ़ेक्ट कर रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनके बिल्कुल, मिजाज ये पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अराउंड 60-70% ऑफ नफ्सियात के पेशेंट जो आते हैं मेरे पास, जो अगर मिडल एज या यंगर एज ग्रुप के थोड़े हैं, तो इसमें बड़ा हाई चांस होता है कि कोई ना कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, चर्च का इस्तेमाल या आइस या क्रिस्टल या कोई और। अच्छा, उसमें फिर ये है कि आप देखते हैं कि उसमें प्रॉब्लम ड्यूल हो जाता है, डबल हो जाता है। एक तो अंडरलाइन जो प्रॉब्लम होता है वो नशे का होता है, और ऑन सरफेस जो नज़र आ रहा होता है वो नफ्सियात के प्रॉब्लम नज़र आते हैं, जिसे हम ड्रग इंड्यूस साइकोसिस कहते हैं, या बिहेवियरल प्रॉब्लम या एजिटेशन, एंगर जो है, या मूड चेंजेस जो हैं वो नशे की वजह से हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर दोनों चीज़ों का इलाज ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर नशे के जो इलाज हैं जो रिक्वायर्ड हैं उसमें एडमिशन रिक्वायर्ड होता है, इसलिए कि फिर वो पेशेंट को छुड़ाना है नशा, वो फिर उसकी तलब को ख़त्म करना है, उसको मोटिवेट करना है कि वो वापस नशे की तरफ ना जाए। और ये जो प्रोसेस ऑफ डिटॉक्स होता है, जिसे हम विड्रॉल्स जिसमें डील करते हैं, वो एटलीस्ट 10 to 14 डेज़ का होता है। उसके बाद ही आप प्रॉपर काउंसलिंग में एंटर हो सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ से दूर कर सकते हैं, और उसका प्रॉपर वे है डील करने का। और साथ में मेडिकेशन जो नफ्सियात के इश्यूज़ आए हैं नशे की वजह से, उसको किस तरह से डील करना है। तो ये दोनों इलाज साथ साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन अक्सर लोग ये करते हैं कि क्या ये विदाउट बीइंग एडमिटेड काम हो सकता है, कि हॉस्पिटल भी ना जाना पड़े और घर पे भी होता रहे? ज़रा ये भी एक सवाल था, तो मैंने कहा आपकी खिदमत में रख लूँगी। जहाँ तक मेजर सब्सटेंस अब्यूज़ का ताल्लुक है, जैसे हम बात कर रहे हैं नशे की, और ये अगर काफ़ी महीनों से लिया जा रहा है और हाई क्वांटिटी में लिए जा रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझता कि एज एन आउट पेशेंट उसको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो उसका डिटॉक्स जो है ना वो बड़ा मेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आपने नफ्सियात के हवाले से दवाई दे भी दी
तो मसला है कि वो नशा कंटिन्यू करेगा, और अगर वो नशा करता रहेगा तो जो मेन कॉज है नफ्सियात की प्रॉब्लम होने का वो ठीक नहीं होगा, तो फिर हम ट्रीट कैसे करेंगे पेशेंट को? आउटकम सही नहीं होंगे, नतीजा सही नहीं आएगा, फैमिली भी फ्रस्ट्रेट होगी, पेशेंट भी कहेगा ये क्या फ़ायदा, हमें रिजल्ट ही नज़र नहीं आ रहा। तो हाँ, इसमें एक सिंपल एडमिशन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है। तो ये ज़रा वो रखें। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वो जो उसका एटमॉस्फेयर होता है वो वैसा नहीं होता है जिसके बारे में आपको अक्सर बताया जाता है। बार बार इस चीज़ के बारे में बात करनी पड़ती है कि आप जो कोई सेंटर देखते हैं, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसको कहते हैं हम, या आप यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल की अगर बात करें, तो वो माहौल वैसा नहीं है फॉर गॉड सेक जिसको आपको दिखाया जाता है कि जहाँ पे लोगों को बांधा हुआ है या कुछ कर रहा है। बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, डॉक्टर नोज बेटर। तो मैं चाहूँगा ज़रा डॉक्टर से ही बात हो इस बारे में। देखो, इन्वायरमेंट के बारे में भी लोगों को इसलिए अवेयर ज़रूर करता हूँ ताकि वो जो हेजिटेशन है ना वो ख़त्म हो, ताकि उनको समझ में आए कि वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे रेडिकल ट्रीटमेंट ही सिर्फ दी जाती है, या सिर्फ 4 हैंडलर्स होते हैं जो पकड़ के उसको मजबूती से बांध के रखते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, बांधना और फिजिकल एग्रेशन जो है वो बेसिकली बिल्कुल मना है। बांधना बहुत रेयर केसेस में जहाँ पर वो खुद को जो नुकसान पहुँचा रहा है किसी और को बहुत ज़्यादा, तो शायद थोड़े अरसे के लिए, थोड़ी देर के लिए उसको फिजिकली रिस्ट्रेन करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन ज़्यादा हम केमिकल रिस्ट्रेंट यूज़ करते हैं जिससे इंजेक्टेबल मेडिकेशन है। सेक्लूजन इज़ अ पॉसिबिलिटी। सेक्लूजन रूम है, उसमें ये कि पैडेड फ्लोर होता है, पैडेड जो है वॉल्स होती हैं, और उसमें रख दिया जाता है पेशेंट को इंजेक्शन लगा के, ताकि वो अगर अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत एग्रेशन में है, तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा करेगा भी तो सर मारेगा दीवार पे, तो वो पैडेड होते हैं, फ्लोर पैडेड होता है, नुकसान नहीं होता। पेशेंट जब रिलैक्स हो जाता है तो उसको फिर कमरे में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो फिज़िकल वायलेंस बिल्कुल ही नो है और एक्सेप्टेबल नहीं है। और ट्रीटमेंट का तरीका भी ये होना चाहिए यासिर कि एक इंसान की तरह ट्रीट करना है पेशेंट को, उसको उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हुए, उसकी हर वो प्रॉब्लम्स जो उसके साथ गुजर रही है विड्रॉल्स में, चाहे वो पेन मैनेजमेंट के हवाले से हो, चाहे उसको नींद नहीं आ रही हो, उसको बेचैनी घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, तोड़ हो रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, वो सब चीज़ें मैनेज होती हैं मेडिकेशन के साथ। मेडिकेशन रेगुलर बेसिस पे दिन में 2 दफ़ा ऊपर नीचे होती हैं। देखा जाता है कि कितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है, कम कर दो, ज़रूरत से कम है, डोज बढ़ाया जाए, चेंज किया जाए, ताकि पेशेंट कंफर्टेबली इस पूरे प्रोसेस से गुजरे और उसको कम से कम पेन हो, कम से कम तकलीफ़ हो। तकलीफ़ जो है वो अगर पहले दिन से 14 दिन अगर हम डिटॉक्स कर लेते हैं तो सबसे मुश्किल टाइम जो होता है दूसरे तीसरे दिन से शुरू होता है, और फिर वो तकरीबन 8वें दिन 7वें दिन के बाद से टैपर होना शुरू होता है। तो एक ऐसा कर्व है, और मैक्सिमम जो है वो तकरीबन पेन मैं समझता हूँ तीसरे चौथे 5वें दिन बहुत ज़्यादा शदीद होता है। तो उसको मैनेज करना कि वो उस ख़तरे से निकले, उस पेन से निकले, उस तकलीफ़ से गुजर जाए। जब वो तकलीफ़ से गुजर जाता है और ये विड्रॉल्स ख़त्म हो जाते हैं, तब वो दिमाग उसका काम करना शुरू करता है। तब वो सुनेगा भी, समझेगा भी। उसको बिठा के आप काउंसल करें, उसकी मोटिवेशन देखें, उसकी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करें, फिर देखें किस तरह से उसको, किस तरह उसके बिहेवियर को चेंज करना है, उसके डे टू डे लाइफस्टाइल को चेंज करना है, क्या वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं जिससे वो एक बेहतर इंसान बन सकता है, वो उस इन्वायरमेंट से दूर हो जाए जहाँ वो दोस्तों में वापस ना जाए, जहाँ से वो फिर से उसका आदी हो जाए नशे का। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद की स्टेजेस हैं, और उस पर फिर अमल किया जाता है। साइकोथेरेपी यूज़ की जा सकती है, सोशल काउंसलिंग, सोशल जो एनवायरनमेंट है उसको एडजस्ट किया जा सकता है, उसके ऑक्यूपेशनल हैबिट्स को चेंज किया जा सकता है, फिज़िकल हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। उसको बताया जाता है कि क्या नरिशमेंट, क्या फूड, क्या इंटेक लेना चाहिए, क्या रूटीन होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जब चेंज होती हैं तो इंसान में तब्दीली आती है अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। और सिर्फ उस वक्त नहीं जब वो हॉस्पिटल में हो, उसके बाद बड़ा इम्पोर्टेंट फेज़ है कि जब वो यहाँ से जाता है तो कौन सी दवाइयों पे जा रहा है, क्या वो उस पर अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका रिव्यूज़ रेगुलर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और ये सही से किया जाए और विद द कोऑपरेशन ऑफ पेशेंट, अगर वो मोटिवेटेड हो तो बड़े से बड़ा नशा भी छोड़ा जा सकता है, मैं समझता हूँ। एग्जैक्टली, इसकी अपनी भी विल होनी चाहिए और इसके ऊपर काम भी किया जाता है कि जिनकी विल ना भी हो वो भी इसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे भी बात हो रही थी कुछ देर पहले भी कि उसको ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी है, और अगर ऐसा पेशेंट एडमिट हो जाता है
तो ज़्यादा बेहतर तौर पर उसको लुक आफ्टर किया जा सकता है या किया जाता है। पैनिक अटैक्स के हवाले से बड़े क्वेश्चन आए हैं हमें अभी तक। शायद ये समझ में नहीं आई है, कुछ केसेस के अंदर ये बताया गया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो हो जाना, वो एक प्रॉब्लम आ रही है। जब बहुत सारे लंग्स के टेस्ट हुए उसमें ऐसा कुछ नहीं आया तो समझ में आया कि शायद हो सकता है कोई पैनिक अटैक वगैरह हो। ये सिचुएशन आखिर कैसे इमर्ज होती है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ ज़रा आज इसके ऊपर भी बात हो जाए। हर शख्स ये कंप्लेन कर रहा होता है कि पैनिक अटैक का शिकार हो जाता है, तो लिटरली जब इन केसेस में देखा है तो बहुत जगह तो पेशेंट कोलैप्स भी कर जाता है। व्हाट डू यू हैव टू से? बिल्कुल, बड़ा ही डिस्ट्रेसिंग इवेंट होता है ये पेशेंट के लिए जो गुजर रहा हो इससे। उसको लगता है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उसको चेस्ट पेन उसको होता है, डिजनेस होती है, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, और उसको ऐसा लगता है शायद मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। और ज़्यादातर केसेस जो पैनिक अटैक के हैं वो हार्ट सेंटर्स चले आते हैं, समझते हैं उनको ECG करवाना है, ये तो जी हार्ट का ही मसला है। और अनफॉर्चुनेटली अगर चेस्ट पेन के पेशेंट्स को देखें और शायद इमरजेंसी हम देखें ER की जो हार्ट सेंटर्स की हैं उसमें एक्सक्लूड करें तो शायद 8-10 में से 8 जो ऐसे आ रहे होंगे शायद पैनिक अटैक्स के ऐसे आ रहे होंगे, और एक्चुअल जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो इतने नहीं होंगे जितने नफ्सियात के प्रॉब्लम होंगे। होता क्या है, घबराहट बेचैनी से मामला शुरू होता है। पैनिक अटैक जो है ना उसमें कोई ट्रिगर का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फोबिया और पैनिक अटैक में क्या फ़र्क है। फोबिया फियर है, खौफ है, किसी चीज़ से है स्पेसिफिक, एग्रोफोबिया है या शॉपिंग सेंटर्स हैं या क्लोज इन्वायरमेंट्स है या किसी भी चीज़ से है, कुत्ते से, जानवर से, वगैरह वगैरह। लेकिन पैनिक अटैक में कोई भी ट्रिगर नहीं है। तो विदाउट अ ट्रिगर कोई खौफ कोई चीज़ नहीं है, विदाउट अ ट्रिगर एक अचानक से एपिसोड आता है घबराहट बेचैनी का। जब घबराहट बेचैनी का एपिसोड आता है इसमें 2 एस्पेक्ट हैं, एक फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी होता है और एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी होता है। दिमाग कह रहा होता है कुछ होने वाला है, बुरा होने वाला है, मैं परेशान हूँ, एप्रीहेंशंस आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर उसके साथ जो है ना दिल तेज़ धड़कने लगता है, सांस जो है ना मुश्किल होती है। अच्छा, शैलो ब्रीदिंग का मसला क्या है, हमारे लंग्स के 3 जो हैं वो लेवल्स हैं, अपर, मिडल और लोअर। नॉर्मली जब आप रिलैक्स्ड होते हैं ना आप सांस कम लेते हैं, और जब लेते हैं गहरी लेते हैं, डीप लेते हैं, आपके 3rd लेवल ऑफ लंग्स तक, नीचे के लेवल तक जाती है, और फिर वो ऑक्सीजन से भरती है अंदर। ऑक्सीजन क्योंकि आपके लंग्स में पहुंच रहा होता है वही जहाँ से आपके लंग्स में से फ्रेश ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, फिर वो हार्ट में जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये होता है एक प्रोसेस। जब आप शैलो ब्रीथ करते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइटी के, सांस आप गहरी नहीं ले रहे, छोटी छोटी सांसें ले रहे हैं और बार बार ले रहे हैं, हो सकता है 20-24 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा पर मिनट आपकी ब्रीदिंग चली गई है। तो जब आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो सांस नीचे लेवल पर जब नहीं जाता तो ऑक्सीजन जो है ना वो ब्लड में नहीं जाती। जब ऑक्सीजन नहीं आती तो फिर वो होता है कि आपके मसल्स में पहुंचती नहीं है ऑक्सीजन, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है पैनिक अटैक का कि आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाता है। पैनिक अटैक को डील करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक जगह बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें, थोड़ी देर रोकें, फिर सांस को बाहर निकालें। कोशिश करें कि 1 मिनट में 10, 12, 8, 14 इससे ज़्यादा सांस ना लें। आप समझ लेंगे आपने 2 सेकंड तक अंदर खींचना है, 2 सेकंड रोकनी है, 2 सेकंड बाहर निकालनी है, 6 सेकंड, तो 10 ब्रीदिंग पर मिनट। और अगर 1 आध सेकंड आगे पीछे हो भी जाए तो 10 से 14 ब्रीदिंग आप लेते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, तो विद इन अ मिनट टू 4-5 मिनट्स आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन जो है लंग्स में भरती है, उसके थ्रू ब्लड सप्लाई के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचती है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आता है, आप रिलैक्स होना शुरू होते हैं, हार्ट रेट ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर 150 तक टच कर गए, 140 तक, तो आपको 100 से नीचे लेके आना है। तो जब आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाएगी, आपका ब्लड ये हार्ट रेट कंट्रोल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पैनिक अटैक पे आपने काबू पा लिया है बेसिकली। तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा है कि पैनिक अटैक अगर बार बार हो रहे हैं, कि हम क्यों डायग्नोज करते हैं पैनिक अटैक को। अगर हफ्ते में या 2 हफ्तों में 2 से 4 दफ़ा पैनिक अटैक हुए हैं विदाउट अ ट्रिगर और वो बहुत डिस्ट्रेसिंग है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि वो अगर पैनिक अटैक गाड़ी चलाते हुए हो गया,
कुछ और सूरत हाल में हो गया तो बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, बड़े मसले भी हो सकते हैं। और वैसे भी फॉर डे टू डे लाइफ आप पैनिक अटैक जो है ना उसको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता, उससे सेकेंडरी डिप्रेशन भी हो सकता है, उससे सेकेंडरी सब्सटेंस अब्यूज़ के इश्यूज़ भी आते हैं। कई लोग तो शराब पीना शुरू कर देते ओवरकम हैं करने के लिए ओवरकम करने के लिए कि इतनी ज़्यादा बेचैनी घबराहट हो रही है तो हम ये इस्तेमाल करना शुरू करें नशे या शराब, तो शायद इसको कंट्रोल कर लें। तो आप एक प्रॉब्लम को डील करने के लिए दूसरी बड़ी प्रॉब्लम को भी अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। ये जो है ना इससे बचना बड़ा ज़रूरी है। अगर सही जगह से आपने मशवरा लिया, सही ट्रीटमेंट ले लिया तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, आराम से मैनेज हो सकता है, इसको बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। ख़ासतौर पे बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं हमारी सोसाइटी में, बट वो ये समझते हैं कि कोई शायद किसी फिज़िकल प्रॉब्लम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इसको इग्नोर किया जाता है। हर शख्स के साथ जो बज़ाहिर आपको बिल्कुल फिट नज़र आता है उसके साथ भी इस तरह के मामलात हो सकते हैं। बट ये कि सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं, ये बताने का मकसद यही है कि अगर आपकी फैमिली में भी अगर कोई इस तरह का कोई शिकार है या अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर आप कोलैप्स कर जाते हैं, चलें अगर आप उसको पैनिक अटैक ना भी कहें, या बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं या बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ, एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं सब कुछ, बट एग्ज़ाम से पहले आकर वो जो है वो पैनिक हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो ऐसी सूरत में भी बेहतरी है कि डॉक्टर से रुजू कर लिया जाए, और अगर वो इस चीज़ को अभी ओवरकम कर लेंगे तो आगे फिर होपफुली ये प्रॉब्लम ना हो, बल्कि बहुत मुमकिन है कि इस तरह के वाक़यात ना हो। वरना होता ही है कि ये स्लोली जो है ये चीज़ डेवलप होती है। बचपन में ये जो है किसी ओकेजन के ऊपर ऐसी होती है, जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम का कहा, बाद में ये चीज़ मिच्योर होती चली जाती है। फिर वो जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, फिर चैलेंजेस को देखते हैं तो उनके लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो ये ख्याल ये है कि ये अगर बच्चों में अगर इस तरह की चीज़ें हैं, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो डॉक्टर से रिजू कर लेना बेहतर है। डॉक्टर्स मैंने बचपन में डॉक्टर साहब ये बड़ा देखा है बच्चों के साथ ख़ास तौर पे। इनिशियली तो हम ये कहते हैं कि ऐसा हो जाता है, ज़्यादातर सिचुएशन के अंदर हमारा जो एटीट्यूड होता है वो यही होता है कि जी ऐसा तो हो ही जाता है, अगर कोई हाइपर एग्रेशन का शिकार है तो जी बच्चा है तो हो ही जाता है, इसका बाप भी ऐसा था तो ये भी ऐसा है। तो इस तरह की चीज़ें करके हम उसको जो है और मिच्योर कर देते हैं और फिर उसका बड़ा नुकसान होता है। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है इसमें जी? बिल्कुल। असल में ये तो चीज़ सपोर्ट करती है कि अगर माँ बाप या किसी फैमिली में ये है या था तो इसका मतलब है कि ये एक फैमिली में बीमारी आई है और इसका इलाज फिर और ज़रूरी हो और जाता ज़रूरी है, हो है। जाता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोग तो कह देंगे ये तो हमारी दादी को था, नानी को था, माँ को था, बाप को था, तो ये तो फैमिली में है तो ये तो एक्सेप्टेबल है फिर। एक्सेप्टेबल है। अच्छा, आपने We are एक्सेप्टेबल mentally कर ready। लिया उसको इसका मतलब है आपने कहा कि इसका तो इलाज कराने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप ज़िंदगी भर सफ़र कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स के साथ, चाहे वो डिप्रेशन हो, घबराहट, बेचैनी हो, गुस्सा हो, चिड़चिड़ापन हो, नींद का ना आना हो। ये सब चीज़ें जो है ना इतनी ज़्यादा ज़िंदगी को ख़राब कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, रिलेशनशिप को, आपके पढ़ाई को, आपकी ऑक्यूपेशन को, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को। जी। तो मैं समझता हूँ अगर थोड़ा सा ट्रीटमेंट इनको बेहतर बना सकता है तो ना सिर्फ आप इलाज कराएं बल्कि उनको भी लेकर आएँ जो आपके माँ बाप हैं या दूसरे जिनको आपने एग्जाम्पल बनाया हुआ है कि वो तो थे तो हम भी इसी तरह सफ़र करते रहें। ये आई थिंक कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब अगर किसी को सपोज़ डायबिटीज़ है फैमिली में, तो अगर आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, शुगर की बीमारी, तो क्या आप इलाज नहीं कराएंगे? कराएंगे ना, बिल्कुल। बिल्कुल कराएंगे। ये तो नहीं कि आप कहेंगे हाँ ये तो फैमिली में था, उनको भी था तो हमें भी हो गया तो क्या बड़ी बात है, बिल्कुल सही है। कोई मसला नहीं है। तो चाहे छोटी प्रॉब्लम हो नफ्सियात की या बड़ी प्रॉब्लम हो, मसला कि छोटी छोटी प्रॉब्लम हम समझते हैं छोटी है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम भी नफ्सियात की ऐसी हैं जो कि उस इंसान के लिए जो उससे गुजर रहा होता है उसके लिए वो बहुत बड़ी होती है। एग्जैक्टली। एक मायूसी की बीमारी जो है हम समझते हैं छोटी बीमारी है, लेकिन कोई इंसान जब उससे गुजरेगा तो उसे पता चलता है कि मायूसी कितना बड़ा चैलेंज है उसको डील करना। आपको लगता है कि दूर दूर तक कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई खुश होने का रीज़न ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है, आपको खुदकुशी के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं और बहुत बहुत डिस्ट्रेसिंग फीलिंग होती है ये। तो ये कि जो गुजर रहा होता है ना उसको अंदाज़ा है, लेकिन शायद वो इतना मोटिवेटेड ना हो, शायद वो समझ उसकी काम नहीं कर रही हो, लेकिन फैमिली तो देख रही है ना।
और यही बात है कि जब फैमिली आती है लेके, तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ अभी क्यों। जैसे अभी ये ईद के दूसरे दिन माँ पे हाथ उठाया पेशेंट ने, 4 महीने से दवाई नहीं खा रहा था, आस्ते आस्ते उसका गुस्सा बढ़ रहा था। एग्जैक्टली। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा 4 महीने पहले क्यों लेके नहीं आया आप, जब इसने दवाइयाँ बंद कर दी थी। बिल्कुल। वो कहता वो मान ही नहीं रहा था, दवाई लेना नहीं चाहता था। मैंने कहा आप एस्कॉर्ट करा लेते पेशेंट को, बिल्कुल उस ठीक वक्त कराते। एक दफ़ा आता, इंजेक्शन लगता, दवाइयाँ उसको ज़बरदस्ती दी जाती, उसकी दवाइयाँ रुकती नहीं, कंटिन्यू रहती, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं देखना पड़ता। सेम अप्लाइज टू दूसरी बीमारियाँ। जब दवाई बंद कर देते हैं या वो दवा इलाज कराता ही नहीं है, तो फिर थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। वो उस बच्चे की तरह है, जैसे अगर आपका बच्चा 5, 6, 7 साल का है, उसको बुखार है, वो कह रहा है मैं दवाई नहीं खाऊंगा, जी। तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? एंटीबायोटिक नहीं देंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, उसे 102, 103 बुखार पे ऐसे ही बड़े रहने देंगे? जी। नहीं रहने देंगे। कि नफ्सियात की बीमारी में भी इंसान बच्चे की तरह हो जाता है, वो नहीं एक एडल्ट की तरह सोच पाता। फिर ये फ़र्ज़ है फैमिली का, जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, जो उससे प्यार करते हैं, कि वो उससे ज़बरदस्ती करें, उसको लाएं, उसका इलाज कराएं, उस तक ना छोड़ें कि डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए या फिर वो खुदकुशी कर ले। एग्जैक्टली बिल्कुल। इस नौबत को नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास अगर आप बर वक्त जाएंगे तभी फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकेगा, और ये डिले होता चला जाता है। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो है हमारे यहाँ बड़ी एक आम प्रैक्टिस है, ख़ास तौर पे जब हम नफ्सियात के हवाले से इलाज कराने जाते हैं, 1 साल का या 6 महीने का इलाज कराने के बाद हमने खुद से ये फ़ैसला कर लेना है कि अब ज़रूरत नहीं है, ब्रेक ले लेते हैं। वो जी ब्रेक ले लेते हैं, फिर अगले फेज़ में उसको वो करवाएंगे। तो ये कंटिन्यूटी कितनी ज़रूरी है ये भी तो पता चले ना, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अब शायद काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ अगर दवा भी ले लिए तो ठीक है, उसी पे इक्तफ़ा कर लेते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एट टाइम्स ऐसा होता है कि छोड़ना भी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर ही डिसाइड करेगा ना, तो क्योंकि जब कंसल्टेशन नहीं होगी फिर क्या नतीजा निकलता है, ये भी तो बताएं कुछ। यहाँ से हमारे दोनों तरफ प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली। जहाँ पे जी डॉक्टर चाहते हैं कि दवाई बंद करके छुड़ा दें वो जी। पेशेंट्स की, वो आते ही नहीं है और दवाई लेते रहते हैं लेते ज़िंदगी रहते भर। और जिस दवाई को हम चाहते हैं कि वो लंबे अरसे लें क्योंकि प्रॉब्लम वापस ना आ जाए, वो दवाई छोड़ देते हैं। हर इंसान अपनी डॉक्टरी कर रहा है अनफॉर्चुनेटली, और जब वो अपनी डॉक्टरी करते हैं तो फिर वो परेशानी में आ जाते हैं। तो कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको दवाई हम कम करके बंद कर सकते हैं। वो एज्यूम कर लेते हैं कि हम ये दवाइयाँ खाते रहेंगे, अब डिपेंडेंसी हो गई। डिपेंडेंसी हो गई है। ये पेशेंट ले आते हैं किसी और जगह का पर्चा, ये हमने 1.5 साल पहले डॉक्टर को दिखाया था, आप दवाई हमें दे दें। तो वो बेसिकली चाह रहे होते हैं कि विदाउट कंसल्टेशन दवाइयाँ चलती रहें, किसी न किसी फार्मेसी से, किसी न किसी जगह से उनको दवाई मिलती रहे, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ ये खुदकुशी के बराबर है, क्योंकि आपने जिगर गुर्दों को तबाह कर रहे हैं, अपनी सेहत को तबाह कर रहे हैं, अपनी जेब तबाह कर रहे हैं, क्योंकि खर्चे भी करे जा रहे हैं दवाइयों जी। पे। आप फीस बचा रहे हैं लेकिन दवाइयों पे खर्च कर रहे दवाइयों हैं, पे और वही दवाइयाँ आपको डैमेज भी कर रही हैं। तो क्यों नहीं? डॉक्टर क्या इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया कि आप 1-2 दफ़ा साल में दिखा भी नहीं सकते डॉक्टर को? जी तो ये मैं समझता हूँ वो अपने साथ ज़्यादती करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये ज़रा इसको समझ लीजिए दोनों सूरतों में। एक तो ये कि अगर आप इलाज करवा भी रहे हैं तो पहले ये कि जो भी फैसला करना है, दवा आपने छोड़नी है या नहीं छोड़नी, वो डॉक्टर के लिए रहने दें। वो अगर आपकी कंडीशन को देखते हुए अगर कोई फैसला करेगा तभी आप दवा लेना जो है वो छोड़ सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह कि आपने ख़ुद से कोई फ़ैसला नहीं करना कि हमने जो है वो उसको छोड़ देना, और फिर नतीजा ये निकलता है कि वो सही ट्रीटमेंट होते होते सिलसिला ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब ये जैसा भी आपने बात बताया ना, अक्सर ऐसा होता है कि वो दूसरी प्रिस्क्रिप्शन होती है, डॉक्टर ने आपने अगर वही दवा लिख दी, वो दवा तो यही है, उनसे फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आपसे कैसे फ़ायदा होगा। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए ज़रा बताइए, क्योंकि यहाँ बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सारी मेडिसिन वही लिख रहे हैं, तो उन्होंने भी लिखी हुई थी, तो हमें तो उससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब आप कोई नई दवाई आपके पास है, ज़रा बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने यहाँ से। ये बड़ा कॉमन सवाल जी है जो पूछा जाता है। देखिए, दवाई अगर सिमिलर भी लिखी जा रही है, वो डिपेंड करता है आप क्या कॉम्बिनेशन दे रहे हैं मेडिकेशन का। ज़रूरी नहीं है कि वो दवाई के साथ में किसी दवाई का कॉम्बिनेशन दिया, इंट्रोडक्शन या फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, जिसे हम ऑगमेंटेशन कहते हैं, वो उससे फ़र्क पड़ता है। तो आप ये ना सोचें कि ये वही दवाई है जो उस डॉक्टर ने दी थी। डोज से फ़र्क पड़ता है, क्या पता उसने 20 मिलीग्राम दी हो, आप उसको 40 से 60 मिलीग्राम तक ले जा रहे हो। टाइमिंग बड़ी क्या मैटर टाइमिंग करती है, इंपॉर्टेंट आपने करती है, किस किस वक्त ले टाइम रहे पे हैं। दे रहे हैं, किसके साथ दे रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन के साथ दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये कि जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब पहली दफ़ा कोई पेशेंट आता है,
मुझे आप 2 महीने से 3 महीने दें या फिर आज ही वापस चले जाएं। क्योंकि ये नहीं करिएगा कि एक दफ़ा आए और एक दफ़ा शायद और आ जाएं, उसके बाद आप चाहेंगे मैं आना नहीं चाहता डॉक्टर के पास। क्योंकि आप डॉक्टर 12 साल 15 साल कभी 5-7 साल की प्रॉब्लम आप चाहते हैं कि 2 हफ्ते में ठीक हो जाए, 3 हफ्ते में ठीक हो, ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम 4 से 5 हफ्ते 6 हफ्ते देने चाहिए, 1 से 1.5-2 महीने देने चाहिए। और आप इतना दे रहे हैं फिर आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, तो फिर अंडरस्टैंडेबल है कि चलें, आप सोच सकते हैं कि थोड़ी सी नाउमीदी आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि फ़र्स्ट ट्रायल हमेशा कामयाब नहीं होता। उसकी चांसेस ऑफ कामयाबी जो है वो 55 से 60% होते हैं। तो फिर कई दफ़ा सेकंड ट्रायल दिया जाता है, और सेकंड ट्रायल देने के लिए भी आप लो डोज पे स्टार्ट करते हैं, उसको ग्रेजुअली बढ़ाते हैं और उसकी कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तो फेयरनेस ये है कि आप फेयर होते हुए आप कम से कम 3 महीने डॉक्टर को दें। एग्जैक्टली। अगर प्रॉब्लम बहुत पुराना है और बड़ा है तो इतना तो टाइम लग ही जाता है। ये समझाना टाइम्स बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारे पास अक्सर फ़ैट लॉस के लिए आते हैं और वो चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर काम बन जाए। पहले तो तकरीबन बात बड़ी लंबी हो जाएगी, टाइम लगता है ये समझने में कि आपकी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, कौन से ऐसे फूड्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें कंज्यूम करने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन हमारे यहाँ जब भी आते हैं अक्सर वो लोग कहते हैं कि जी 1 महीने के अंदर आप कोई ऐसा काम करें कि जो वो मसला हल कर दे, और ये बिल्कुल वही चीज़ सबके लिए काम नहीं करती। बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। एक पॉइंट और है इसमें प्लीज़। यासिर कि अगर 3 तरह की या 4 तरह की मेडिकेशन है, वो कहते हैं जी हमने दवाइयाँ तो टाइम पे ली, बिल्कुल जी आपने बोला था मैंने खा ली। फिर आप ज़रा ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो कहते हैं ये 2 दवाइयाँ हमने खाई थी, 2 दवाइयाँ हमने सोचा कि ये नहीं खानी है। तो फिर मसला ख़राब हो जाता है कि आपने एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन पे अमल नहीं किया है। एग्जैक्टली। और हो सकता है कि जो मेन दवाइयाँ जो फाउंडेशन आपकी ट्रीटमेंट का है वही आपने ना ली हो, मिस कर आपने दिया खुद होगा। डिसाइड कर लिया कि भाई ये दवाई मुझे नहीं खानी है, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? जी कैसे? एग्जैक्टली, मुझे सूट नहीं करती है, मैं इससे ज़रा ड्राउजी हो जाता हूँ, देन मैंने उसको जो है वो क्विट कर दिया। वेल चलें, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे वक्त, क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में आते हैं और बड़ी खुलकर गुफ्तगू होती है। यकीनन बहुत कुछ समझने का मौका मिल रहा होगा और बात समझ भी आ रही होगी, ये बड़ा ज़रूरी है। और खुदा रहा ख़ास तौर पे आज का जो टॉपिक हमारा रहा डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, अगर अपने नेबर में इधर उधर फैमिली के अंदर अगर कहीं पे देखें तो इनिशिएटिव लें, आप लें खुद से। कोई अगर दोनों तरफ अगर ये प्रॉब्लम है, यू नेवर नो कि किसके एंड से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हमेशा ऐसा समझा जाता है कि मर्द की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि दोनों तरफ से भी प्रॉब्लम हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि डॉक्टर से इसके लिए रुजू करें, और अगर आप ये करेंगे तो यकीनन एक फैमिली और एक घर इससे जो है वो बिल्कुल बच सकता है। इसके बारे में ज़रा आज सोचें अगर मौका मिल जाए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने आएंगे तो इस तरह और दीगर मौज़ूआत हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह की बात।